हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज प्लस रिवीजन ऑन इंडियन जीके, जेएंडके जीके एंड कंप्यूटर सेक्शन। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में होंगे आपने एज अ टेस्ट लेना है और वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक किए। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। क्योंकि हमने जेएंडके जीके की बात करें, कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, इंडियन जीके की बात करें, इंग्लिश सेक्शन की बात करें, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे। जल्दी से सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये क्लासेज आपके जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और साथ ही साथ अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स की बात करें, जिसमें जेके पीएसआई की बात करें, एनटी की बात करें। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन आईपी एड्रेस। बताएं क्या आंसर रहेगा। प्राइमरी पर्पज आपसे आईपी एड्रेस का पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको आंसर सही चूज करना है। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू आइडेंटिफाई। देखिए, ये क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक डिवाइस को। कहाँ पे, एक नेटवर्क पे या फिर इंटरनेट पे। तो आपने याद रखना है कि जो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन होता है आईपी एड्रेस का, क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना एक डिवाइस को ऑन ए नेटवर्क आर द इंटरनेट। क्लियर। लेकिन ना एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, जो पूछता है IPv4 एड्रेस जो है ये कितने बिट्स लॉन्ग होता है। तो आपने याद रखना IPv4 जो होता है ये 32 बिट्स लॉन्ग होता है। ये पॉइंट नोट कर लो। IPv6 एड्रेस कितने बिट्स लॉन्ग होता है, 128 बिट्स लॉन्ग होता है। ठीक है, 128 बिट्स लॉन्ग होता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा IPv4 एड्रेस कितने बिट्स लॉन्ग है, 32 बिट्स लॉन्ग। अगर आपसे पूछेगा IPv6 कितने बिट्स लॉन्ग होता है, तो 128 बिट्स लॉन्ग। क्लियर। फिर यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है आईपी एड्रेस का, ये यूज़ किया जाता है एज ए नेटवर्क एड्रेस। क्लियर। और लास्ट पार्ट जो होता है ये एज अ होस्ट एड्रेस यहाँ पे होता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ एन आईपी एड्रेस इज यूज्ड एज नेटवर्क एड्रेस और लास्ट पार्ट एज ए होस्ट एड्रेस। फिर आपने याद रखना है कि विंड सर्फ एंड बॉब गेन की बात करें, इन दोनों आदमी का नाम याद रखना है। ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने डेवलप किया था। तो इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट आईपी एड्रेस एज ए पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम टीसीपी आईपी इन द 1970। ठीक है, याद रखना है। विंड सर्फ एंड बॉब गेन की बात करें, ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट आईपी एड्रेस एज ए पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम टीसीपी आईपी इन द 1970। क्लियर। और अगर आपसे पूछा जाए फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस क्या है, तो आप याद रखना द फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसके रिलेटेड, तो ये आप याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डज ARPANET स्टैंड फॉर। अब बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। JKSSB ने 2-3 बार इसको पूछा है, ARPANET की फुल एब्रीविएशन क्या है, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये हमारे पास ARPANET की फुल एब्रीविएशन है। पहले तो आप ये याद रखेंगे, उसके बाद आपने क्या याद रखना है, देखें, फर्स्ट परमानेंट ARPANET लिंक वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 21 नवंबर 1969। याद रखना कि पहला परमानेंट ARPANET लिंक जो है ये इस्टेब्लिश कब किया गया, 21 नवंबर, याद रखना 1969 में। पहला पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो विंड सर्फ जो है ये वाइडली नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन किसने इन्वेंट किया था, फर्स्ट हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्टिन कूपर। ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछा है। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, भाई मार्टिन कूपर ने इंट्रोड्यूस किया था ऑफ मोटोरोला ऑन अप्रैल 3, 1973 में। जो पॉइंट मैंने इस स्लाइड में बताए हैं तो आप ये याद रख लेना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। आपको बताना है इनमें से कौन सी एग्जांपल है सर्च इंजन की। यहाँ पे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया है सर्च इंजन की कौन सी एग्जांपल है, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट बिंग की बात करें, याहू सर्च की बात करें, ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, ये हमारे पास सर्च इंजन की एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है, सर्च इंजन की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये नोट करना और याद रखना। एग्जामिनर आपको पता है क्वेश्चन कैसे पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन आर नॉट।
या फिर आपको कॉलम टाइप में दे देगा, किसी तरह से भी, लेकिन आपको एग्जांपल्स याद होंगी तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। टॉप सर्च इंजन की बात करें तो गूगल की बात करें, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, बिंग की बात करें, याहू की बात करें, इंडेक्स की बात करें, डक डक गो की बात करें, बाइडू की बात करें, ask.com की बात करें, नेवर की बात करें, एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है, ये सर्च इंजन की एग्जांपल्स है, जल्दी से नोट करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि गूगल जो है ना, गूगल कंसिडर्ड द टॉप सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। टॉप सर्च इंजन में गूगल आता है, ये पॉइंट आप नोट कर लो, क्लियर। गूगल क्या है, ये टॉप सर्च इंजन है वर्ल्ड में, ठीक है। और फर्स्ट सर्च इंजन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा था, तो आर्ची था। क्या, आर्ची, याद रखना। फर्स्ट सर्च इंजन इन्वेंटेड वाज आर्ची, क्रिएटेड किया गया था 1990 में बाय एलन इम्टेज। ये पॉइंट याद रखना, फर्स्ट सर्च इंजन को किसने क्रिएट किया था, एलन इम्टेज ने किया था। कब किया था, 1990 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई मैप, बताएं फुल फॉर्म ऑफ आई मैप। आई मैप की फुल एब्रीविएशन क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे याद रखना है की पॉइंट्स, देखे पॉप 3 की आपसे फुल एब्रीविएशन पूछी जाए तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, क्या, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ठीक है। HTTP की बात करें, ये पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपसे पूछा जाए MIME की फुल एब्रीविएशन क्या है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। याद रखना, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ईमेल वाज सेंट, पहली ईमेल किसने सेंट की थी 1971 में, तो रे टॉमलिंसन ने की थी, ठीक है। याद रखना, फर्स्ट ईमेल वाज सेंट इन 1971 बाय रे टॉमलिंसन, क्लियर। ईमेल की फुल एब्रीविएशन पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि ईमेल है क्या, तो ये क्या है, इट इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टिपिकली ओवर द इंटरनेट। समझ आया होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आपने याद रखने हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे डैश इज आल्सो नोन एज कैविटी वायरस, बताएं इनमें से कौन सा कैविटी वायरस के नाम से जाना जाता है। कैविटी वायरस के नाम से कौन सा वायरस जाना जाता है, क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्पेस फिलर वायरस, ठीक है। स्पेस फिलर वायरस जो है ये हमारे पास कैविटी वायरस के नाम से जाना जाता है, क्लियर, याद रखना। अब कुछ और पॉइंट्स याद रख लेना कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो था जनरली जो कंसीडर किया जाता है वो कौन सा है, क्रीपर है, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज जनरली कंसीडर टू बी क्रीपर। याद रखना, क्रीपर जो है ये हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटर वायरस माना जाता है, क्रीपर प्रोग्राम, ठीक है। ये क्रिएट किया गया था 1971 में, कब, 1971 में, किसके थ्रू, बाय बॉब थॉमस ऑफ BBN टेक्नोलॉजीज, ठीक है। बॉब थॉमस, ये नाम याद रखना, ठीक है। और फर्स्ट वायरस फॉर पर्सनल कंप्यूटर वाज ब्रेन, और पहला जो हमारे पास कंप्यूटर वायरस पर्सनल कंप्यूटर के लिए था वो हमारे पास ब्रेन था, और ये रिलीज कब किया गया था 1986 में। ये पॉइंट भी याद रखना। अब इसको किसने क्रिएट किया था, इन आदमियों का नाम भी याद रखना, पाकिस्तानी ब्रदर्स अमजिद एंड बासित फारूक अलवी, दोनों का नाम याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना, फ्रेड कोहेन ए स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया फर्स्ट फॉर्मली डिफाइंड द टर्म कंप्यूटर वायरस इन 1983। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पहली दफ़ा फॉर्मली किसने डिफाइन किया था टर्म कंप्यूटर वायरस को 1983 में, तो हमारे पास फ्रेड कोहेन थे, ठीक है, याद रखना है। और आपसे पूछा जाता है कि फ्लॉपी डिस्क को कौन सा वायरस इन्फेक्ट करता है, तो याद रखना है बूट सेक्टर वायरस कैन इन्फेक्ट ए फ्लॉपी डिस्क। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए फुल फॉर्म ऑफ वायरस, वायरस की फुल एब्रीविएशन क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो याद रखना फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म इज, क्या आंसर रहेगा। ये एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है, और यहाँ पे ये कन्वर्ट्स करती है ड्राइंग्स की बात करें प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे स्कैनर, स्कैनर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, स्कैनर। और यहाँ पे याद रखना है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, पूछा जाता है ना। और कीबोर्ड को इन्वेंट किसने किया था, क्वालिटी कीबोर्ड की बात करें तो क्रिस्टोफर लेदम शोल्स ने किया था। ये पॉइंट याद रख लेना, कई बार एग्जामिनर पूछता है। माउस की बात करें, ये भी इनपुट डिवाइस है,
और डॉगलस एंजलबर्ट ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। और फादर ऑफ मोस के नाम से भी ये जाने जाते हैं, डॉगलस एंजलबर्ट। फिर हमारे पास जॉयस्टिक की बात करें, इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन की बात करें, माइक्रोफोन की बात करें, स्कैनर की बात करें, बारकोड रीडर की बात करें, ये सारी की सारी एग्जांपल्स इनपुट डिवाइसेस की हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द स्पीड ऑफ ए हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन, कि जो स्पीड होती है हार्ड डिस्क की ये किस में मेजर की जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, हार्ड डिस्क की यहाँ पे स्पीड के बारे में बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रिवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम इज द करेक्ट आंसर, आरपीएम। ठीक है, देखिए आपको याद रखना है, अगर आपसे एग्जामिनर कुछ और पॉइंट्स बताता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है, तो ये प्रिंटर स्पीड इज मेजर्ड इन पेज पर मिनट, पीपीएम, या फिर इमेज पर मिनट, आईपीएम। ये पॉइंट याद रखना प्रिंटर के केस में। और रिजोल्यूशन ऑफ ए डिजिटल इमेज की बात करें, ये मेजर किया जाता है किसमें, पिक्सल्स पर इंच में, पीपीआई में। अगर आपसे पूछा जाए जो रिजोल्यूशन होता है एक डिजिटल इमेज का, ये किस में मेजर किया जाता है, तो पिक्सल्स पर इंच में, पीपीआई में। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, इमेज की पिक्सल डेंसिटी को। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉर प्रिंटिंग रिजोल्यूशन की बात करें तो ये मेजर किया जाता है डॉट्स पर इंच में, डीपीआई की बात करें अगर हम। ठीक है, डॉट्स पर इंच ये इंडिकेट करता है प्रिंटर की डॉट डेंसिटी को। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आप याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ एन असेंबलर। असेंबलर का रोल क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेट्स करता है असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है, ए से असेंबलर, ए से असेंबली, याद रख लेना, असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है, आपसे कंपाइलर के बारे में भी पूछा जाएगा। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। ठीक है, कंपाइलर का काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में। और जो हमारे पास एक इंटरप्रेटर भी पूछा जाता है, इंटरप्रेटर का काम क्या है, ये ट्रांसलेट्स करता है कोड लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, और जो असेंबलर है, असेंबलर के बारे में बता दिया, ये ट्रांसलेट्स करता है असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट कंपोनेंट वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपसे सिंपल पूछा गया है कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे, इनमें कौन से कंपोनेंट का यूज किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, फर्स्ट की तो बात करी कि वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, लेकिन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज हुआ सेकंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर्स का, नोट करो। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज हुआ, किसका, माइक्रो प्रोसेसर्स का। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें एआई का यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप याद रख लेना। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि कौन सी एग्जांपल्स है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर रहेगा, एग्जांपल्स ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, लिनक्स की बात करें, उबंटू की बात करें, यूनिक्स की बात करें, ये सारी की सारी एग्जांपल्स है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज करता है मल्टीपल यूजर को टू एक्सेस ए सिंगल सिस्टम विद वन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सेस करने के लिए सिंगल सिस्टम में किसको अलो करता है, मल्टीपल यूजर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है, लिनक्स की बात करें, उबंटू की बात करें, यूनिक्स की बात करें, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स की बात करें, विंडोज 10 की बात करें, तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप ये सारी एग्जांपल्स याद रखेंगे, वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। बताएं फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी के नाम से कौन जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है अगस्टे केरकॉफ। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ये फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स भी आप याद रख लेना, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से कौन जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, याद रखना फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से चार्ल्स बेबेज जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और याद रखना मदर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए तो एडा लवलेस जो है ये हमारे पास मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के नाम से कौन जाना जाता है, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ जूम परसेंटेज इन एक्सेल। देखें जूम परसेंटेज पे भी क्वेश्चन बन जाता है। आपसे पूछा गया है कि रेंज कितनी होती है जूम परसेंटेज की एक्सेल में, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है
10% से लेकर 400%। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देखिए आपको याद रखना है कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछा जाए तो मैक्सिमम जूम कितनी है यहाँ पे परसेंटेज 500%। किसके केस में? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के केस में। और मिनिमम कम से कम कितना? 10%। और अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पूछा जाए तो मैक्सिमम जूम परसेंटेज 400% और मिनिमम 10%। तो ये आप इन तीनों के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन द प्रिंट प्रीव्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है ओपन करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है Ctrl+F2। ओके, Ctrl+F2 इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन द प्रिंट प्रीव्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड शॉर्टकट की कौन सी है। देखिए अगर हम बात करते हैं Ctrl+C तो कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए, Alt+Tab की बात करें तो स्विच बिटवीन ओपन एप्स। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए विंडोज लोगो की +D का यूज कहाँ पे होता है तो शो करने के लिए या हाइड करने के लिए डेस्कटॉप को। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कुछ, Ctrl+B बोल्ड टेक्स्ट, U का कहाँ यूज होता है? अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट को, Z का अनडू करने के लिए एक्शन, और यहाँ पे Y का रीडू करने के लिए एक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कुछ पावर पॉइंट के बारे में भी। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N का यूज होता है, ओपन करने के लिए प्रेजेंटेशन को Ctrl+O का यूज होता है, इंसर्ट करने के लिए न्यू स्लाइड को Ctrl+M का यूज होता है, और क्लोज करने के लिए प्रेजेंटेशन अगर हम MS पावर पॉइंट की बात करते हैं Ctrl+D का यूज होता है। तो ये शॉर्टकट कीज पूछी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है यहाँ पे व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या आंसर होगा? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है Ctrl+Shift++। Ctrl+Shift++ की बात करें, ये जो शॉर्टकट की है ये यूज़ की जाती है अप्लाई करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है कि कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अगर आपसे सबस्क्रिप्ट के बारे में पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो वहाँ पे Ctrl+=2 का यूज़ होता है। सुपरस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift++ और सबस्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे Ctrl+=2। और यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन का पूछा गया है कि HTTP की फुल एब्रीविएशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब ने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आप ध्यान देना। अगर आपसे पूछा जाए TCP/IP की फुल एब्रीविएशन क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछा जाए HTTPS की फुल एब्रीविएशन क्या है तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर आपसे पूछा जाए SMTP की फुल एब्रीविएशन क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछा जाए ICMP की फुल एब्रीविएशन क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछा जाए SNMP की फुल एब्रीविएशन क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और अगर आपसे UDP की फुल एब्रीविएशन पूछी जाए, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगर आपसे XML की फुल एब्रीविएशन पूछी जाए तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक ना एक एग्जाम में आएगी आपको, तो आपने याद रखना। तो यहाँ पे 15 MCQs हमने कंप्यूटर सेक्शन पे डिस्कस किए। जल्दी से अपना स्कोर मेंशन कर दे कि आपने कंप्यूटर में कितना स्कोर किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडियन जीके की। क्लियर? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दें। इंडियन जीके से क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर्स जर्नल्स वर एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी। बताएं क्या आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको आंसर चूज करना है ध्यान से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं इंडियन ओपिनियन की, यंग इंडिया की, नवजीवन की, हरिजन की, तो ये सारे के सारे न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स की बात करें तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, महात्मा गांधी के साथ एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, देखिए आपने याद रखना है इंडियन ओपिनियन की बात करें तो ये स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में, कब? 1903 में। ये पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, और महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था इंग्लिश वीकली जर्नल यंग इंडिया 1919 में। ठीक है, 1919 में। नवजीवन की बात करें तो ये पब्लिश किया गया था गुजराती एंड हिंदी में, प्राइमरली फॉर स्प्रेडिंग गांधीयन थॉट्स। ठीक है, और गांधी स्टार्ट हरिजन न्यूज़पेपर इन 1933। तो ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिवर यमुना इज ऑफन रेफर टू एज। आपसे पूछा गया है कि रिवर यमुना और किस नाम से जाना जाता है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने और ध्यान से आंसर चूज करना है आपको। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डॉटर ऑफ द सन। देखिए अगर हम बात करते हैं कुछ और रिवर्स की, गोदावरी रिवर किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, या फिर सोत गंगा के नाम से जाना जाता है।
नर्मदा की बात करें तो रेवा और नर्मदा के नाम से जाना जाता है, यानी गिवर ऑफ प्लेजर। और अगर आपसे इंदस के बारे में पूछा जाए, ये पूछा जाता है, सिंधु के नाम से जाना जाता है, सेंगिचू के नाम से जाना जाता है, लाइन रिवर। और एबेसिन की बात करें यहाँ पे फादर ऑफ रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, इंदस रिवर की अगर हम बात करते हैं। दामोदर की बात करें तो सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से हमारे पास दामोदर रिवर जाना जाता है। कोसी की बात करें तो सौरव ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, सौरव ऑफ बिहार कोसी जाना जाता है। और सन रिवर की बात करें सौरव ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे स्वान रिवर की बात करें तो ये सौरव ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और लूनी रिवर की बात करें तो साल्ट रिवर के नाम से लूनी रिवर जाना जाता है। और यमुना की बात करें डॉटर ऑफ सन के नाम से जाना जाता है। जो भी पॉइंट्स इस स्लाइड में मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे अपनी नोटबुक पे नोट कर ले, कोई भी नहीं आपको बताएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से इंडिया में कौन जाना जाता है। क्या आंसर होगा? इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। ये जाने जाते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से, ठीक है। और याद रखना है, नॉर्मन बोरलैग के बारे में बात हो तो ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड में जाने जाते हैं, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे MS स्वामीनाथन जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में जाने जाते हैं। विशाल तिवारी की बात करें, फादर ऑफ रेड रिवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं इंडिया में, ठीक है। और ये हमारे पास रेड रिवोल्यूशन की बात करें किसके साथ रिलेटेड है? टोमेटोज एंड मीट के साथ। और वर्गीस क्यूरिन की बात करें, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं इंडिया में, और ये किसके रिलेटेड है? मिल्क एंड डेयरी के रिलेटेड, ठीक है। याद रखना, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन की बात हो रही है, तो वर्गीस क्यूरिन। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है। 13 पूछा गया है, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। कि हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के कौन है? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये करंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, इनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए ये कब ऑफिशियली शुरू हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था। याद रखना है, ऑफिशियली बिगन ऑन 24 अक्टूबर 1945। और करंटली अगर आपसे पूछा जाए कितने कंट्री आते हैं UN मेंबर स्टेट्स में, तो यहाँ पे 193 मेंबर, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए, मोस्ट रिसेंट कंट्री जिसने ज्वाइन किया हो यूनाइटेड नेशंस को, तो वो कौन सा कंट्री है? साउथ सूडान। कब ज्वाइन किया? जुलाई 14, 2011 में। ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके बारे में आपने याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन डिड अफगानिस्तान ज्वाइन द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क एज इट्स 8th मेंबर। देखें कि हमारे पास अफगानिस्तान ने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क को कब ज्वाइन किया था एज इट्स 8th मेंबर? 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 2007। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो आपने याद रखना है कौन कौन से कंट्री आते हैं इसमें। अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। मैंने आपको MBBS पेन ट्रिक भी बताया था, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे याद रखना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए, फाउंड की गई थी 1985 में, ठीक है। तब कितने मेंबर थे यहाँ पे? 1985 की बात करें 7 मेंबर। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अफगानिस्तान ने 2007 में इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। और सार्क की बात करें हेडक्वार्टर की, तो काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे पूछा जाएगा ना कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में है, याद रखना। और आपसे पूछा जाए कि इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। जितने भी पॉइंट्स इस स्लाइड में मैंने आपको बताए हैं, आप याद रख लेना, एक क्वेश्चन बनने के चांस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वाज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियान इस्टेब्लिश्ड। आपसे पूछा गया है कि एशियान कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 8 अगस्त 1967 में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियान इस्टेब्लिश्ड। क्लियर? तो यहाँ पे याद रखना है, देयर आर 10 कंट्रीज इन द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियान। ओके, कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये कंट्रीज के नाम आपने याद रखने हैं। फिर मोटो क्या है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियान का? इसका मोटो है 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। तो आपने याद रखना है, ठीक है। मोटो भी कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपने याद रखना है। और सेक्रेटरी जनरल अभी अगर हम बात करते हैं कौन है इसके? डॉक्टर काओ किम हॉर्न है, ठीक है। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियान इज डॉक्टर काओ किम हॉर्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस? बताएं, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई थी, इनका नाम क्या है?
क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप सब आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कल्पना चावला। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस। आपने याद रखना है, और यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट इंडियन इन स्पेस कौन थे। जो हमारे पास पहले इंडियन स्पेस में गए थे वो राकेश शर्मा थे, ये पॉइंट आपने याद रखना है। फर्स्ट इंडियन वुमेन के केस में बात करें तो कल्पना चावला, ये इंडियन ओरिजिन की है, कल्पना चावला की बात करें। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा जाए तो एच.जे. कन्हैया, ठीक है। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया की बात करें तो सैम मनिकशव है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी तो के.एम. करियप्पा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे तो वेरन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे याद रखना है फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेरन हेस्टिंग थे, और यहाँ पे फर्स्ट इंडियन इन स्पेस राकेश शर्मा थे। ये पॉइंट पूछे जाते हैं तो आप ये याद रखेंगे। क्लियर। कंस्टेबल के हमने 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। देखें, अगर आप में से कोई भी मॉक टेस्ट देना चाहता है तो दे सकता है, 99 रुपये फी है, ठीक है। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है और आपको ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के PDF मिल जाएंगे। OMR बेस्ड टेस्ट हैं, तो यहाँ पे आप ये दे सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए कोई तैयारी कर रहा है तो 4 टेस्ट हो चुके हैं, लास्ट टेस्ट आज है। तो ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसकी फ़ी भी 99 रुपीज़ है। आपका कोई भाई बहन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, JK PSI के लिए करनी है या NT के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको ये सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा 499 रुपीज़ में। इसी में आपके टेस्ट वगैरह भी कवर हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो आप क्या करेंगे, जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है, ठीक है। तो आपने बोलना है कि हमें पेड ग्रुप में ऐड कर दो, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दो। आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, आप फ़ी पेमेंट करना और आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया आल्सो नोन एज द खेल रत्न। देखें, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर कौन सा अवार्ड माना जाता है, ये क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आपने याद रखना है। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है ये, ठीक है। ये अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर माना जाता है। फिर अगर आपसे एग्जामिनर पूछे अर्जुना अवार्ड के बारे में, ये किस लिए दिया जाता है, फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। याद रखना, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स की बात करें तो अर्जुना अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड किस लिए दिया जाता है पूछा जाता है, फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात करें, फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस लिए दी जाती है, अवार्डेड टू द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स। याद रखना, ये इस केस में दिया जाता है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करें तो ये प्रमोटिंग करने के लिए, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। तो जितने भी अवार्ड्स मैंने इस स्लाइड में आपको बताया ना, अगर हम बात करें अर्जुना अवार्ड की, द्रोणाचार्य अवार्ड की, मेजर ध्यानचंद अवार्ड की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे अवार्ड्स आपने याद रखने हैं। क्यों दिए जाते हैं, कौन सी फील्ड में दिए जाते हैं। फील्ड तो स्पोर्ट्स हो गई, लेकिन दिए किस लिए जाते हैं तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन इन द शॉर्ट इंटरवल बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन। क्या आंसर होगा, कौन सी क्रॉप्स जो है ग्रोन की जाती हैं समर सीजन में इन द शॉर्ट इंटरवल बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन। क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ज़ैद क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ज़ैद क्रॉप्स की बात करें, ग्रोन इन समर बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, मार्च अप्रैल टू जून जुलाई के बीच में। एग्जाम्पल्स पूछी जाएँ तो मस्क मिलन, वाटर मिलन, कुकम्बर, तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है, वेयर आर द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि जो लैंग्वेजेस है ना इंडिया की, ये कहाँ पे लिस्ट की गई है, कौन से शेड्यूल में की गई है। क्या आंसर होगा, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है 8th शेड्यूल, ठीक है। 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास लैंग्वेजेस है इंडिया की, ये लिस्ट की गई हैं। और आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखें, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। और ये क्वेश्चन JKSSB ने 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा आर्टिकल इसके साथ रिलेटेड है तो आर्टिकल 343। और अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 343 फर्स्ट क्या है, सब क्लास फर्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, तो ये भी आप याद रखेंगे। और एज ऑफ अक्टूबर 3, 2024 की अगर हम बात करें, करंट की बात करें, तो कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है इंडिया की, तो याद रखना 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस है इंडिया की एज ऑफ अक्टूबर 3, 2024 की अगर हम बात करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच लेक इन केरला इज नोन एज क्वीन ऑफ लेक्स। आपसे पूछा गया है कौन सी लेक केरला की जानी जाती है क्वीन ऑफ लेक्स के नाम से। बताएं क्या आंसर रहेगा।
इस क्वेश्चन का आंसर है सस्तमकुटा लेक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पे याद रखना है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम बात करते हैं गुरु डोंगबर लेक के बारे में, तो वन ऑफ द हाईएस्ट लेक है वर्ल्ड की और इंडिया की, और ये सिक्किम में है। याद रखना JKSSB ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और चिलिका लेक की बात करें, ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है इंडिया की। क्या है? लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। और लेक चिलिका की बात करें, ये लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक भी मानी जाती है इंडिया की। ठीक है। और रिजर्वायर ऑफ रिहान डैम कॉल्ड गोविंद बल्लभ पंत सागर इज इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि जो हमारे पास गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये हमारे पास इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक माना जाता है। और वुलर लेक की बात करें, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। एक एक पॉइंट दिमाग में बिठा लो। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के बारे में पूछा जाए, वुलर लेक। और लॉन्गेस्ट लेक के बारे में पूछा जाए इंडिया की कौन सी है, तो ये हमारे पास विबानट लेक है। ठीक है। और ये कहाँ पे है? केरला में। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What type of government allows people to vote for representatives to make decisions on their behalf? क्या आंसर होगा? इस तरह की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने। क्या है आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है डेमोक्रेसी। ठीक है। डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट allows people to vote for representatives to make decisions on their behalf. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, मोनार्की होता है। मोनार्की क्या है? ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ए सिंगल पर्सन, जहाँ पे एक सिंगल पर्सन क्या होता है? मोनार्क होता है, यानी हेड होता है स्टेट का, एंड हैज सुप्रीम अथॉरिटी। और इसकी क्या होती है? सुप्रीम अथॉरिटी होती है। मोनार्की में ऐसा होता है, ये आपने याद रखना है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है, सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज़ ए प्रेसिडेंट। इसका क्या होता है? एक प्रेसिडेंट होता है जो हेड होता है गवर्नमेंट का। ठीक है। फिर हमारे पास होता है टोटलिटेरियनिज्म। इसमें क्या होता है? ए टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। अगर हम टोटलिटेरियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये कंट्रोल करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए सोसाइटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स एज वेल एज द बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी भी होता है। अरिस्टोक्रेसी किस तरह की गवर्नमेंट है? इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे क्या होता है? वेरी स्मॉल प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ पीपल कॉल्ड अरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं वो होल्ड करते हैं पावर को। तो ये मैंने सारा पढ़ाया हुआ है पहले भी टॉपिक अलग से। आपने वो टॉपिक देखा होगा, नहीं देखा हुआ तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, अच्छे से इन डिटेल पढ़ाया हुआ है। फिर डिक्टेटरशिप भी होती है। डिक्टेटरशिप एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे एक पर्सन या स्मॉल ग्रुप हैज़ एब्सोल्यूट पावर एंड मेक्स डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग अदर्स। तो ये आप याद रख लेना कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है? ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे कोई एक शख्स या एक स्मॉल ग्रुप जो होता है वो उसकी एब्सोल्यूट पावर होती है और वही डिसीजंस लेता है, वही फैसले लेता है विदाउट कंसल्टिंग अदर्स, दूसरों से कंसल्ट किए बगैर। ठीक है, बिना। तो यहाँ पे आपने ये याद रखने हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच? क्या आंसर रहेगा? इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 19। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडिया की, ये पहली दफ़ा कब मिली? क्या आंसर होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखें, अगर हम बात करते हैं BN राव की, ये अपॉइंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, इन फॉर्मुलेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1946। फिर आपने याद रखना है, इट अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन नवंबर 26, 1949। डेट याद रखना। और ये अफेक्ट में कब आया? जनवरी 26, 1950 में। ठीक है, एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, टोटल कितने मेंबर थे? 299 मेंबर थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, इसकी मेजर कमेटी कितनी थी? 8 थी, और माइनर कमेटी कितनी थी? 15 थी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री इज ऑफन रेफर टू एज। अब लाल बहादुर शास्त्री किस नाम से जाने जाते हैं? क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मैन ऑफ पीस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। याद रखना है। यहाँ अगर आपको पूछा जाए महात्मा गांधी किस नाम से जाने जाते हैं? फादर ऑफ नेशन, बापू महात्मा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से जाने जाते हैं? फ्रंटियर गांधी के नाम से, बादशाह खान के नाम से। नोट करो। दादा भाई नौरोजी जी की बात करें तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। वाल्मीकि की बात करें तो आदि कावी के नाम से जाने जाते हैं। नागार्जुना की बात करें तो इंडियन आइंस्टाइन के नाम से जाने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री मैन ऑफ पीस के नाम से जाने जाते हैं। सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन वाज द स्वराज पार्टी फाउंड? बताएं, स्वराज पार्टी कब बनी थी? क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी। ठीक है, स्वराज पार्टी फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 1923। ये पॉइंट आप नोट करो। फुल नेम इसका था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, पर्पज़ इसका था
सॉट ग्रेटर सेल्फ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ये इसका पर्पस था। फाउंडर की बात करें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ठीक है, याद रखना है, फाउंडर इसके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। फॉर्मेशन की बात करें आफ्टर द गाया एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1922 के बाद ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन है। डेट भी याद रखना और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का नाम भी याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, हु रोट द बुक तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद बुक को किसने लिखा है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अल बिरूनी। अल बिरूनी ने हमारे पास तहकीक-ए-हिंद बुक को लिखा है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया कौन है, सतीश चंद्रा है, ठीक है। सतीश चंद्रा वाज द ऑथर ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया सतीश चंद्रा है। शाहनामा को किसने लिखा है? शाहनामा रिटन बाय फिरदौसी। तहकीक-ए-हिंद की बात करें रिटन बाय अल बिरूनी। अगर पूछा जाए तबक्ते नसीरी को किसने लिखा है, रिटन बाय मिनहाजुस सिराज, ठीक है, कि ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया सतीश चंद्रा। शाहनामा को लिखा है फिरदौसी ने, तहकीक-ए-हिंद को अल बिरूनी ने, तबक्ते नसीरी को लिखा है रिटन बाय मिनहाजुस सिराज। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया इन विच ईयर वाज द जंतर मंतर इन जयपुर एडिड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, कि कौन से साल जंतर मंतर ऐड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? इस क्वेश्चन का आंसर है 2010। 2010 में हमारे पास जंतर मंतर इन जयपुर एडिड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। देखिए अगर हम बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपसे अजंता केव्स के बारे में पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था 1983 में। फतेहपुर सीकरी की बात करें आगरा में आता है और उत्तर प्रदेश में, और ये इस्टेब्लिश किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1986 में। फिर यहीं पे ताजमहल की बात करें, इन आगरा उत्तर प्रदेश वाज इस्टेब्लिश्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983 में, ठीक है। और भीमबेटका रॉक शेल्टर की बात करें एमपी में है, ये हमारे पास मध्य प्रदेश में, और ये इस्टेब्लिश की गई थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में। तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, लार्जेस्ट ग्लेशियर इंडिया का कौन सा है, क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें लार्जेस्ट ग्लेशियर है इंडिया का। और यहीं पे लार्जेस्ट ग्लेशियर वर्ल्ड की बात करें तो कौन सा है? लैम्बर्ट ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ठीक है। तो याद रखना लैम्बर्ट ग्लेशियर जो है ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड का, और कोलाहोई ग्लेशियर जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर है कश्मीर का। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे तीनों के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नंगल डैम लोकेटेड, कौन से रिवर पे भाखड़ा नंगल डैम लोकेटेड है? क्या आंसर होगा? चार ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर है सतलज रिवर। भाखड़ा नंगल डैम जो है ये सतलज रिवर पे है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है, ये भी पूछा जाता है, ये गुजरात में है नर्मदा रिवर के ऊपर। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, नर्मदा रिवर पे है। नागार्जुना सागर डैम तेलंगाना में है, कृष्णा रिवर पे है। हीराकुद डैम उड़ीसा में है, महानदी रिवर पे है। भाखड़ा नंगल डैम पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर की बात करें सतलज रिवर पे है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच सिटी इन तमिलनाडु इज नोन एज सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, आपसे पूछा गया है कौन सा सिटी तमिलनाडु में सिटी ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मदुरई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, ठीक है। जमशेदपुर को स्टील सिटी, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और लखनऊ सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा गया विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग रीजनिंग एंड अदर कॉन्शियस एक्शंस, क्या होगा आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम इज द करेक्ट आंसर। देखें सेरिब्रम जो है ये हमारे पास जो पार्ट है ब्रेन का, ये रिस्पॉन्सिबल है थिंकिंग के लिए, रीजनिंग के लिए, या जितने भी हमारे पास कॉन्शियस एक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना है सेरिबेलम के बारे में भी। सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम का मीनिंग है लिटिल ब्रेन इन लैटिन, और ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, मसल टून एंड मोटर लर्निंग। ये भी पूछा जाता है। और सेरिबेलम कहाँ लोकेटेड होता है? इन द बैक ऑफ द हेड में। तो ये पॉइंट आप याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का हमारे पास यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है बताएं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का हमारे पास एसआई यूनिट क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ओम, पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है फोर्स का एसआई यूनिट अगर पूछा जाए, एसआई यूनिट फॉर फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। वेलोसिटी का पूछा जाए, एसआई यूनिट फॉर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में आती है, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करें, एसआई यूनिट फॉर एक्सेलरेशन इज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम की बात करें, एसआई यूनिट फॉर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
व्हाट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ आई कार्ड, के जो फ्रंट पार्ट ऑफ आई है ये क्या कहलाता है, क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर ए। द फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। और याद रखना कॉर्निया क्या है, ये क्लियर आउटर पार्ट माना जाता है और ये प्रोटेक्ट करता है आई को एंड बेंड्स लाइट एंटरिंग इट। कॉर्निया का फंक्शन भी याद रखना। आइरिस की बात करें ये कलर्ड पार्ट होता है और ये कंट्रोल करता है लाइट एंट्री बाय एडजस्टिंग द पुपिल साइज, ठीक है। लेंस की बात करें ये फोकस करता है लाइट को रेटिना पे। पोबिल की बात करें ये ब्लैक सर्कल होता है आइरिस में और ये अलो करता है लाइट्स को आई के अंदर, ठीक है। और रेटिना क्या है, ये लाइट सेंसिटिव टिश्यू होता है और ये कन्वर्ट करता है लाइट को इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में। जो पार्ट मैंने यहाँ पे बताया आपको आई के बारे में, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है तो आप इसको थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इंडियन जीके का यहाँ पूछा गया, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। अब इंपोर्टर पूछा गया, एक्सपोर्टर नहीं, ध्यान देना। तो कौन सा कंट्री लार्जेस्ट इंपोर्टर है गुड्स के लिए इंडिया में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना, ठीक है। देखें मैंने आपको समझाया था उस दिन भी, इंपोर्ट क्या होता है, एक कंट्री बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एन अदर कंट्री, के जब एक कंट्री क्या करता है, कोई मतलब साजो सामान या सर्विसेज को खरीदता है किसी दूसरे कंट्री से, उसे इंपोर्ट कहा जाता है। और एक्सपोर्ट क्या होता है, कंट्री सेल्स गुड्स, जब एक कंट्री क्या करता है, बेचता है अपने गुड्स को, साजो सामान को एंड सर्विसेज को दूसरे कंट्री में, ठीक है। तो इंडिया टॉप 2 एक्सपोर्ट मटेरियल, अगर हम 2024 की बात करें, अगर इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किए, जो दूसरे कंट्री में मतलब बेचे हैं, तो हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इस वीडियो सेशन में हमने 40 MCQs डिस्कस किए, 15 MCQs हमने कंप्यूटर सेक्शन पे डिस्कस किए और 25 हमने इंडियन जीके पे डिस्कस किए। साथ ही साथ अदर इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे वो भी डिस्कस किए। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। आपने कितना स्कोर किया जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। आपके पास बस 2-3 दिन बचे हैं, आप अच्छे से मेहनत करें। बाकी आपने पॉजिटिव रहना है, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है। और एग्ज़ाम में जितने भी ईजी क्वेश्चन होते हैं पहले वही करने हैं, नेगेटिव से बचना है। देखिए मुश्किल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और पूरा पेपर अपना ख़राब नहीं करना है, उनको छोड़ देना है। नेगेटिव क्वेश्चन ही आपका काम जो है ना पेपर में ख़राब करते हैं, तो इनसे आपने बचना है, ठीक है। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।